अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज और उसमें हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। अब हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और आज हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फिर 7th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज का स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। A mechanical engineer develops an engine working between 327 degrees centigrade and 27 degrees centigrade. Claims to have an efficiency of 52%. Does he claim? Correctly explain. स्टूडेंट्स, हमारे पास बताया गया है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर ने एक इंजन डेवलप किया है जो कि दो इन टेम्परेचर्स के दरमियान ऑपरेट करता है और इंजीनियर ये क्लेम कर रहा है कि एफिशिएंसी 52% है। अब हमने बताना है कि उसका क्लेम ठीक है या नहीं। जो डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, सबसे पहले हमें टेम्परेचर बताया गया है 327 और 27। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर हायर होगा वो सोर्स का टेम्परेचर होगा और जो लोअर होगा वो सिंक का टेम्परेचर होगा। तो इसी रिस्पेक्ट से हम इसे नाम भी देंगे। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स जिसे हम लोगों ने T1 का नाम दिया है वो है स्टूडेंट्स 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि 273 इसमें ऐड कर लेंगे। तो 327 इसमें हम लोग ऐड करेंगे 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा केल्विन के अंदर और इसकी वैल्यू बनती है 600 केल्विन। ये हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर आ गया। इसी तरह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सिंक जिसे हम लोगों ने T2 का नाम दिया है, ये स्टूडेंट्स है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे भी अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 273 को। तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है केल्विन और ये आंसर हमारे पास आएगा 300 केल्विन। तो हमें स्टूडेंट्स सोर्स का टेम्परेचर भी मिल गया और हमें जो सिंक है उसका टेम्परेचर भी मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें जो वेरीफाई करना है वो उसका क्लेम है। तो वो क्लेम उस वक्त वेरीफाई हो सकता है जब हम लोग एफिशिएंसी खुद से फाइंड आउट कर लें। यानी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे खुद से एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और देखना है कितनी एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी को ईटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलें कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। वी नो दैट अगर हमें टेम्परेचर्स गिवन हो तो हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास, और जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हमें T2 की वैल्यू भी पता है और हमें T1 की वैल्यू भी पता है, तो वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस T2 जो है हमारे पास वो है 300 और जो T1 है हमारे पास वो है स्टूडेंट 600। और फिर अगर इसे एलसीएम लेते हैं तो 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है 300 डिवाइडेड बाय 600। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी आ गई।
लेकिन अगर इस एफिशिएंसी को परसेंटेज की फॉर्म में निकालना हो तो वो भी हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज एफिशिएंसी स्टूडेंट्स निकलती है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू होती है उसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस केस में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 50% होनी चाहिए। तो जो क्लेम इंजीनियर ने किया था वो 52% का था। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या रिज़ल्ट ले सकते हैं? हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से ये रिज़ल्ट ले सकते हैं, द क्लेम मेड बाय the engineer is not correct, क्योंकि इंजीनियर ने कहा था 52% एफिशिएंसी है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है स्टूडेंट्स वो 50% है, तो क्लेम इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स 8। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क at the same time rejects 400 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of the engine? efficiency स्टूडेंट्स हमें बतानी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। बस जो चीज़ बताई गई है वो सबसे पहले है वर्क बताया गया, वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन। जो वर्क डन है स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ, और जो इसकी वैल्यू है वो है हमारे पास 100 जूल। अब फिर जो दूसरी चीज़ हमें बताई गई है वो हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड, जिसे हम लोगों ने Q2 का नाम दिया होता है, और इसकी वैल्यू है 400 जूल। और स्टूडेंट्स जो हमसे पूछा गया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोगों ने सॉल्व करना है टू फाइंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम लोग ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। अब एफिशिएंसी के फॉर्मूले जो हैं स्टूडेंट्स वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क वो भी हम लोगों ने याद किया था स्टूडेंट्स। वो क्या फॉर्मूला था कि हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स वो बराबर होती है वर्क आउटपुट वर्क, कितना वर्क हम लोगों को मिला और कितनी एनर्जी इनपुट हुई, इनपुट हीट या इनपुट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इससे निकाल सकते हैं। अब वर्क तो हमारे पास मौजूद है लेकिन इनपुट हीट हमारे पास मौजूद नहीं है। इनपुट हीट को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं Q1 के साथ। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रेशो है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हमें हीट का पता चल जाए तो हम लोग वर्क और हीट की रेशो के साथ यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो पता लगाने के लिए हम लोग एक और फार्मूले की तरफ जाते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास जो वर्क है वो तो डिफरेंस इन हीट्स के बराबर होता है। यानी अगर वर्क की बात करें तो ये बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी और कितनी हीट रिजेक्ट हुई थी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें वर्क मिलता है। और फिर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम लोगों को Q1 फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये Q1 है, Q2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा W प्लस Q2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास Q1 के बराबर होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, इन्हें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। W की वैल्यू है हमारे पास 100 जूल
और जो Q2 है ये हमारे पास है 400। तो स्टूडेंट्स फिर Q1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 500 जूल। ये हमने Q1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी वर्क जो है वो हमारे पास है 100, और जो इनपुट हीट है स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी वैल्यू है 500। तो फिर स्टूडेंट्स जब हम 100 को 500 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 0.2। तो ये एक हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 20%। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर कि इस केस में जो हमारे पास एफिशिएंसी आने वाली है वो है 20%। न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टूडेंट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। अ कार्नो इंजन whose low temperature reservoir is 7 degrees centigrade and has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degrees the temperature of the source be increased? Students कह रहे हैं कि हमारे पास एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी वजह से जो हमारे पास एफिशिएंसी आती है वो 50% है। और हम लोग चाहते हैं कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके 70% तक ले जाएं, तो हमें अपनी हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो अब हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ कराना चाहिए हमें, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर जो डाटा हमारे पास मौजूद है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे बताई गई है वो है टेम्परेचर ऑफ लो रेजरवायर। टेम्परेचर ऑफ लो रेजरवायर, और वो स्टूडेंट्स हमारे पास है जिसे हम लोग नाम देते हैं T2 का। तो लो टेम्परेचर रेजरवायर का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स अगर हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो T2 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 7 प्लस 273 केल्विन, और ये हमारे पास जो टोटल है वो आ जाएगा 280 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर आ गया या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसकी जो एफिशिएंसी है, करंट एफिशिएंसी इसे हम ईटा के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये है स्टूडेंट्स इस वक्त 50%। और फिर डिजायर्ड एफिशिएंसी इसे हम प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 70%। और स्टूडेंट्स ये दोनों एफिशिएंसीज जो हैं ये परसेंटेज में है, यानी ये भी परसेंटेज एफिशिएंसी है और ये भी परसेंटेज एफिशिएंसी है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली
तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हम लोग यहाँ पे करेंगे टू फाइंड T1 प्राइम माइनस T1, ये फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स T1 प्राइम क्या है? ये T1 प्राइम जो है स्टूडेंट्स वो इस एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर है, और T जो है T1 जो है वो इस एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें स्टूडेंट्स वो कैलकुलेट करना है। लेकिन वो तो उस वक्त कैलकुलेट हो पाएगा जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं T1 के लिए, जब हमारे पास एफिशिएंसी 50% है। तो पहली कैलकुलेशन होती है टू फाइंड T1। हम T1 फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट जो एफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स ये बराबर होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए कर रहे हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारा पूरा फैक्टर है, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है 100 के साथ। तो स्टूडेंट्स फिर अगर ये पहले वाले केस की बात करें तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास है 50, तो हम इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं 50, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस T2 जो है हमारे पास ये 280 केल्विन है। T1 स्टूडेंट्स हमें ये अभी फाइंड आउट करना है, और साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे साथ वो है 100। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा। और जब 50 को स्टूडेंट्स हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करने की तरफ जाएं, क्योंकि हमें T1 फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। और किस तरह से लिखेंगे? 280 डिवाइडेड बाय T1, ये माइनस का था, हम इसे उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए, तो राइट साइड पे हमारे पास आएगा 1 माइनस 0.5। तो स्टूडेंट्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास बचेगा 0.5। और यहाँ से अगर T1 फाइंड आउट करना हो तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और T1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 280 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे T1 का, वो आंसर आ जाता है 560 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर आ गया हॉट बॉडी का अगर हमारे पास एफिशिएंसी 50% होती है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने एफिशिएंसी 70% लेके जानी है। तो 70% लेके जाने के लिए हम लोग फिर से T1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस T1 को हम लोगों ने नाम दिया था T1 प्राइम का। ये हमारी डिज़ायर्ड एफिशिएंसी के लिए। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला है उसे हम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज एफिशिएंसी है, इस केस में ये डिज़ायर्ड एफिशिएंसी है, तो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर आएगी? ये इक्वल आएगी उसी तरह से 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इस तरह से आ जाएगी। स्टूडेंट्स T2 हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना, सिर्फ हॉट बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना है, इसलिए T2 वैसे ही लिखा रहा है। जो प्राइम का साइन आया है वो T1 के साथ आया।
तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एन ईटा है, जो एफिशिएंसी है, वो हमारे पास है यहाँ पे 70। और फिर स्टूडेंट्स जो वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस T2, ये हमारे पास है जी 280 केल्विन। और T1 जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, T1 प्राइम, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 100 के साथ। और फिर रीअरेंज करते हैं, 100 जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। और फिर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम। और फिर रीअरेंज करने पे हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस क्या उठा के इस तरफ ले जाएं, तो 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय T1 प्राइम इज इक्वल टू 0.3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और फिर अगर इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं यहाँ पे T1 प्राइम के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 280 डिवाइडेड बाय 0.3। और इसको डिवाइड करने पे जो हमारे पास आंसर आता है वो 933, तकरीबन 933 केल्विन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमें तो फाइंड आउट करना था कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। अब हमने देखा कि अगर अभी वाली एफिशिएंसी के हिसाब से देखें, जो करंट एफिशिएंसी है, करंट एफिशिएंसी थी 50%, तो 50% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर था वो 560 केल्विन था। और जो हमें 70% एफिशिएंसी चाहिए उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 933 केल्विन है। तो फिर कितना टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना चाहिए वो यहाँ पे इनके डिफरेंस से मिल जाएगा, यानी T1 प्राइम माइनस T1। तो T1 प्राइम जो है हमारे पास वो 933 है, इसमें से माइनस करेंगे T1 जो कि है 560, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 373 केल्विन। और अगर सेंटीग्रेड में भी लिखें तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस के केस में सेंटीग्रेड का आंसर और केल्विन सेम रहता है, तो हम इसे 373 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जी चेंज इन टेम्परेचर, यानी हमें हॉट बॉडी का टेम्परेचर 373 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर हम उसकी एफिशिएंसी को 50% से बढ़ा के 70% पे लेके जाना चाहते हैं। 10th न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टीम इंजन हैज़ अ बॉयलर दैट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन। एक बॉयलर है जो 450 केल्विन के ऊपर ऑपरेट होता है। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम which drives the piston. The exhaust temperature of the outside air is about 300 Kelvin. What is the maximum efficiency of this steam engine? हम लोगों को स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी बतानी है। तो सुन, सबसे पहले डाटा जो हमारे पास है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो टेम्परेचर है बॉयलर का, बॉयलर जो है हमारे पास सोर्स होता है, तो हम उसका टेम्परेचर लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉयलर जिसे हम लोग T1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 450 केल्विन। इसी तरह से हमारे पास जो एग्जॉस्ट एयर है वो जहाँ पे जा रही है उसका भी आउटसाइड एयर का टेम्परेचर बता दिया गया है, तो वो भी लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर, इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T2 के साथ, क्योंकि ये हमारी कोल्ड बॉडी कंसीडर होगी इस केस में।
तो ये हमारे पास आ गया 300 केल्विन। और क्या पूछा जा रहा है हमारे से स्टूडेंट्स, वो पूछा जा रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमें ये कैलकुलेशंस करनी है टू फाइंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईटा के साथ। फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एफिशिएंसी का। वी नो दैट जो एफिशिएंसी है हमारी, अगर हमें टेम्परेचर्स पता हो तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 1 माइनस जो T2 है हमारे पास उसकी वैल्यू है 300, और स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करेंगे T1 पे जिसकी वैल्यू है 450। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 450 और फिर 450 माइनस 300। तो ये जो आंसर हमारे पास बचेगा वो 150 डिवाइडेड बाय 450, और अगर हम इसे पॉइंट्स में लिखें तो ये 0.33 ये हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी जब भी पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स उसको हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में लिखा जाता है। तो फिर अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी यहाँ पे लिखें तो वो किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी हमारे पास जो 0.33 आंसर आया है इसे 100 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी का, जो कि 33% बनती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिज़ल्ट है कि अगर एक बॉयलर जो है वो 450 केल्विन पे ऑपरेट कर रहा हो और एग्जॉस्ट रेट 300 केल्विन पे हो, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो 33% की मिलेगी। 11th न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज का 336 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the change in entropy of 30 grams of water at 0 degree centigrade as it is changed to ice at 0 degree centigrade by a refrigerator? तो स्टूडेंट्स डेटा लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि आपकी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितनी है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट ऑफ फ्यूजन है स्टूडेंट्स इस केस में आइस के लिए, वो हमें जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि 336 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस। 1 ग्राम आइस अगर हो तो उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसे रिप्रेजेंट करते होते हैं LF के साथ, और इस केस में ये हमारे पास आ रही है 336 जूल पर ग्राम। हर 1 ग्राम के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें बताई गई है वो है मैस ऑफ वाटर। मैस ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स इस केस में जो मैस ऑफ वाटर है जिसे स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 30 ग्राम। ये मैस ऑफ वाटर मौजूद है। और टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स हमें बता दिया गया है, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है चेंज इन एंट्रोपी को। चेंज इन एंट्रोपी, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा S के साथ। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं।
फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 336 जूल पर ग्राम है, यानी 1 ग्राम आइस जो है उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो 336 जूल है। अगर हम टोटल हीट निकालना चाहें तो हमें देखना पड़ेगा कि मैस कितना है। तो इस केस में जो हमारे पास मैस है वो 30 ग्राम है। तो इसका मतलब है अगर हम चेंज इन हीट निकालना चाहें, डेल्टा क्यू जो टोटल चेंज इन हीट है ये फाइंड आउट करना चाहें, तो ये किसके बराबर आएगी स्टूडेंट्स? ये बराबर आएगी मैस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसे इस केस में हमने ग्राम्स में ली हुई है तो मैस भी ग्राम्स में ले लेंगे, और अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसको हमने किलोग्राम्स में लिया हुआ है तो फिर मैस भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और मैस भी किलोग्राम्स में लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों ग्राम्स में लिए हुए इसलिए हम इसी तरह से ग्राम्स में ही इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स जो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैस जो है हमारे पास वो 30 ग्राम्स है, हम यहाँ पे 30 लिख देंगे और ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा लेटेंट हीट के साथ जिसकी वैल्यू है 336। तो फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करते हैं 30 को 336 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ये आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास 10080 और ये हमारे पास आ जाएगा जूल्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को क्योंकि एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना है तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है वाटर से। अब स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव आएगी, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल आएगा? डेल्टा एस, और स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है? ये इक्वल आएगा माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसलिए माइनस का साइन आ रहा है क्योंकि हम इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर रहे हैं और वाटर से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और इस वजह से वो फ्रोज़न कंडीशन में जा रहा है, तो फिर हमारे पास नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो फिर डेल्टा एस स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा? माइनस जो डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10080 और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे टेम्परेचर के साथ जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें पता है कि टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर स्टूडेंट्स हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें तो 0 + 273, तो ये हमारे पास केल्विन में आता है, यानी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है जिसकी वैल्यू इस जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं 273, और फिर जब इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है -36.92 जूल पर केल्विन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर चेंज इन एंट्रोपी का, कि अगर हम 336 लेटेंट हीट के साथ अगर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी एंट्रोपी चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंप्लीट किया हमारे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।